नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। कानपुर हिंसा को लेकर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। अब 40 संदिग्धों के पोस्टर्स जारी किए गए हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अपील भी की गई है कि अगर आप इन पोस्टर में किसी को जानते हैं तो आप फोन नंबर में सूचना पुलिस को दे सकते हैं, आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। इसके अलावा जो चंद्रेश्वर हाता है, जो काफी चर्चाओं में रहा, उसको उड़ाने की भी धमकी दी गई है। इसी पर आज हम बात करेंगे। पोस्टर जारी, माहौल भारी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 3 जून शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने एक तरफ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई शुरू की तो दूसरी तरफ संदिग्धों के पोस्टर जारी करने के साथ एक बार कानपुर में माहौल बिगाड़ने की साजिश रचे जाने की खबर सामने आ रही है। कानपुर में हुई हिंसा के बाद एसआईटी जांच के साथ संदिग्धों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। 3 जून को उपद्रवियों द्वारा पथराव करने के साथ पेट्रोल बम फेंककर इलाके में दहशत फैलाने का काम किया गया था। पेट्रोल बम के लिए बोतल में पेट्रोल कहां से आया, इस बात की जांच शुरू हुई कि शहर के डिप्टी पड़ाव स्थित पेट्रोल पंप से उपद्रवियों ने बोतल में पेट्रोल खरीदा था। इसके दौरान पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कई संदिग्धों द्वारा बोतल में पेट्रोल ले जाने का वीडियो भी कैद हो गया है। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी की डीवीआर को भी प्रशासनिक अधिकारियों ने कब्जे में लेकर पंप को सील कर दिया है। तो वहीं नमाज के बाद हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 40 संदिग्ध तस्वीरों का पोस्टर जारी किया है। इसके साथ कानपुर पुलिस ने लोगों से संदिग्धों की तलाश में मदद करने की अपील भी की है। फिलहाल ये पोस्टर यतीम खाना चौकी में लगाने के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से कमिश्नरेट पुलिस द्वारा जारी किया गया। जानकारी के मुताबिक कानपुर पुलिस ने 100 संदिग्ध उपद्रवियों का पोस्टर तैयार करवाया है। इस बीच कानपुर के चंद्रेश्वर हाते को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जी हां, जो चंद्रेश्वर हाता काफी चर्चा में रहा, उसको बम से उड़ाने की धमकी मिली है। भाजपा नेता अमित बाथम को एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया था। शख्स ने हाते को बम से उड़ाने की धमकी दी है। अब ज्वाइंट सीपी ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, 3 जून दोपहर 1:45 पर यतीम खाने के पास की मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की गई और 2:30 बजे के करीब 1000 से ज्यादा लोग नमाज के बाद बाहर निकले और सीधे बाजार में खुली हुई दुकानों को जबरदस्ती बंद करने लगे और पथराव कर दिया। इसके बाद हजारों की भीड़ चंद्रेश्वर हाते की तरफ आगे बढ़ी, लेकिन हाते में घुस नहीं पाई, एंट्री नहीं कर पाई। अब एक बार फिर हाते को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और अब आपको 3 तस्वीरें हम दिखाएंगे। पहली, जहां बोतल में पेट्रोल जो है वो लेते नजर आ रहे हैं जो संदिग्ध हैं। जिस दिन घटना हुई है, बोतल में पेट्रोल लिया गया है। फिलहाल पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है, जांच की जा रही। दूसरी तस्वीर उन लोगों की है जिनके पोस्टर्स जारी किए गए हैं। 40 लोगों के पोस्टर जारी किए गए हैं। यतीम खाना चौकी के पास ये पोस्टर लगाया गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया से भी शेयर किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन की तरफ से अपील भी की जा रही है कि जो भी इनको जानते हो आप सूचना दे सकते हैं और आपकी पहचान को गोपनीय रखा जाएगा। इसके अलावा तीसरी तस्वीर, बम की धमकी। चंद्रेश्वर हाते को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बीजेपी नेता संजय बाथम के फोन पर यह मैसेज आया है, माफ कीजिए, अमित बाथम जो हैं उनके फोन पर ही मैसेज आया है कि चंद्रेश्वर हाते को उड़ा दिया जाएगा, क्योंकि उस दिन जो घटना हुई है, जो भीड़ थी वो चंद्रेश्वर हाते की तरफ बढ़ती जा रही थी। हालांकि हाते के अंदर प्रवेश नहीं कर पाई, लेकिन अब उसे बम से उड़ाने की धमकी आ रही है। फिलहाल प्रशासन बहुत सख्त है और लगातार 4 आपको बता दें 4 एसआईटी टीम गठित की गई है इस मामले को लेकर। और जो ज्वाइंट एसीपी हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको नहीं पहचान पा रही हैं, उनके फोटोग्राफ्स हम लोगों के बीच में ले आए हैं ताकि लोग उसे पहचान लें और हमारी मदद करें। और मेरा विश्वास है कि यहाँ की जनता
उनको पहचान करके उनके बारे में बताएगी। इनफैक्ट रिलीज करने के साथ साथ अब तक 1 घंटे में ही 3 लोगों की पहचान हमारे पास आ चुकी है। और मैं देख रहा हूं जिस तरह का यहाँ के स्थानीय जनता का बढ़ चढ़ के बताने का जो एक ट्रेंड, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सब कुछ सामने आ जाएगा। देखो, तो कुल मिलाकर जो पुलिस प्रशासन है पूरी तरह से सख्त है, पूरे मामले पर नजर बनाए हुए, चूंकि मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा, जिसको लेकर एसआईटी की 4 टीमों का गठन किया गया है। सबको अलग अलग काम सौंपे गए हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। इसके अलावा लगातार हमारे टेलीफोन नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय के न्यूज के साथ साझा कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल पंडित जुड़े हुए हैं और लगातार जिस दिन घटना हुई वहां ग्राउंड पर जाकर उन्होंने बारीकी से चीजों को समझा है और अभी भी लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा प्रकाश शर्मा हैं, बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक हैं और प्रकाश जी भी जिस दिन घटना हुई वहां पहुंच गए थे, काफी वक्त बिताया था। स्वागत है प्रकाश जी आपका। प्रकाश जी आपके पास आएंगे, सबसे पहले विशाल के पास हम आएंगे। विशाल चूंकि उसी जगह पर स्थित हैं जहां पर ये पूरा वाकया हुआ और लगातार लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। विशाल, पुलिस पूरी तरह से इस मामले को लेकर गंभीर है। 40 लोगों के पोस्टर्स जो हैं जारी कर दिए गए हैं, लोगों से अपील भी की गई है, अगर आप इनको जानते हैं तो आप हमें बताइए, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। क्या कुछ अब तक अपडेट है आपके पास विशाल? बिल्कुल 40 लोगों के पोस्टर जारी किए गए हैं। इस वक्त मैं चंदेश्वर हाटे के बाहर ही खड़ा हुआ हूँ, थोड़ी दूरी पर सदावला चौकी, वहां पर ही 3 जगह पर ये पूरे जो आपके जो पोस्टर थे वो लगाए गए हैं और लगातार राहगीर उनकी फोटो भी खींच रहे हैं और पुलिस को जो थोड़ा भी क्लू मिल रहा है तो पुलिस के समक्ष तुरंत आके बात कर रहे हैं। अभी तक जॉइंट सीपी ने खुद भी कहा, आनंद प्रकाश तिवारी जी ने, कि किस तरह से कि 3 लोग की अब तक शिनाख्त भी हो चुकी है और स्थानीय लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। तो जिस तरह से एक्शन मोड पे रहे पुलिस, लगातार रात में भी दबिश दी जा रही है, तड़के सुबह दबिश दी जा रही है और दिन भर इस एरिया में, ये जो पूरा एरिया था जहां से हिंसा भड़कती थी, वहां पर लगातार गश्त दी जा रही है। आरएएफ की टीम वहां पर तैनात है, पीएसी की टीम के साथ लगातार गश्त हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस बिल्कुल मुस्तैद है और जिस तरह से चंदेश्वर हाटे पे जो नजर बनाए हुए थे सभी लोग, हम लोग भी यहाँ काफी, हम लोग सुबह से यहाँ पर मौजूद है, पिछले फ्राइडे से मैं लगातार यहाँ पर हूँ। इस तरीके से जो बात अगर की जाए तो यहाँ पर जो धमकी देने की बात सामने आई थी और जिस तरह से यहाँ पे हर बार जब भी को हिंदू मुस्लिम या 2 समुदाय के 2 पक्षों में कभी विवाद होता है तो हमेशा से हिट लिस्ट में चंदेश्वर हाटा जरूर रहता है। ये उसका पहला गेट है। इसी के जस्ट आगे दूसरा गेट है जहां का सीसीटीवी हम लोगों ने देखा, जहां पर उपद्रवियों ने वो दुकान तोड़ने का काम करते हैं और दुकान को लूटने का काम करते हैं और वहां पर लगे सीसीटीवी को तोड़ने का काम करते हैं। और जैसे ही इस ऊपर के घर की अगर हम बात करें तो यहीं पर, यहां से जो सीसीटीवी फुटेज के न्यूज एक्सक्लूसिव दिखाया भी था, तो यही इसी गेट के बाहर ही एक आदमी होता है जो रुमाल छोड़कर इशारा करता है। वो किस चीज का इशारा होता है, वो कौन है, अभी उसको देखना। विशाल, सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त यह है कि जो हाथा है चंद्रेश्वर, इसको उड़ाने की बात सामने आ रही, बम से उड़ाने की, तो क्या इसको लेकर अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाई गई चंद्रेश्वर हाथे की? क्या कुछ जो पुलिस प्रशासन है उनकी प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, अमित बाथा जी हमारे साथ मौजूद है। किसी को कॉल आता है, थ्रेट कॉल आता है जिसपे चंदेश्वर हाथे को उड़ाने की धमकी दी जाती है। चंदेश्वर हाथे को उड़ाने की धमकी तो नहीं, हमको जान माल की खतरा था। जो भी ऑडियो आया था हमने प्रशासन को दे दिया है, प्रशासन उसकी जांच करा रहा है। उस जांच के दौरान उन्होंने अभी हमारी सुरक्षा की व्यवस्था करा दी है। आपको सुरक्षा मिल चुकी है। इस चीज हमेशा टारगेट पे क्यों होता है चंदेश्वर हाथा? क्योंकि लगातार जिस तरह से लोग बता रहे हैं इकलौता ऐसा हाथा अब बचा है, पहले और भी हाथे हुआ करते थे यहाँ पर, अब लेकिन इकलौता चंदेश्वर हाथा बचा। हिंदू बाहुल इस हाथे में काफी हिंदू परिवार रहते हैं। लगातार अंदर के लोगों का भी यही डर है कि हर बार कुछ भी होता है तो पहले यहाँ के लोग पकड़े जाते हैं या फिर यहीं पे पत्थरबाजी होती है, इसमें तमाम महिलाएं और पुरुष घायल होते हैं। ये तो दूसरे समुदाय के लोग बता सकते हैं आपको, लेकिन हाँ ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जब भी किसी तरह का प्रशासन पे गुस्सा हो या प्रदर्शन हो एक समुदाय के लोगों का, वो नमाज पढ़ने के बाद जुमे की सीधे इकट्ठा होके उनका गुस्सा सीधे चंदेश्वर हाथे के ऊपर ही उतर। आपको सुरक्षा मुहैया कराई गई है और प्रशासन से आपने ऑडियो भी उन्हें दे दिया है, उसके बाद कोई कॉल या मैसेज आपके पास आया? फिलहाल तो अभी कोई नहीं आया है। विशाल, एक सवाल ये करिए कि जो मैसेज आया है धमकी भरा, उसके बाद जो सुरक्षा व्यवस्था कराई गई, किस तरह की सुरक्षा? क्योंकि हाथी को उड़ाने की धमकी एक बड़ा गंभीर मामला है, तो क्या पुलिस
प्रशासन की तरफ से अतिरिक्त सुरक्षा बल, एक बड़ी सुरक्षा, क्योंकि हाथा बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोगों की जान भी जोखिम में हो सकती है। विशाल, क्या वाकई पुलिस सीरियस है इस बात को लेकर या फिर सिर्फ खाना पूर्ति? बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, यहाँ पर पीएसी के 2 ट्रक वो 2 दिन से यहाँ पर तैनात है जब से घटना हुई है। उसके साथ साथ अमित पाठक जिनको ये कॉल आया था उनको भी सुरक्षा दे दी गई है। वो हमारे साथ मौजूद है, उनको सुरक्षा दे दी गई है। उनके साथ आपको कितनी सुरक्षा मुहैया कराई गई है? ये गनर दिया गया, आपको एक गनर दिया गया है, तो प्रशासन ने उनको एक गनर प्रोवाइड करा दिया है जिससे उनको भी कोई खतरा ना हो। उन्होंने ऑडियो दे दिया है पुलिस प्रशासन को। और जो हाथे की सुरक्षा उसमें पीएसी यहाँ पर लगातार बनी हुई है। और जो दोनों गेट है उन दोनों गेटों पे पुलिस को बैठाने का भी काम किया गया है। पुलिस ने इस पूरे एरिया को अपने अंडर में ले लिया है। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या कोई भी संदिग्ध परिस्थितियों में या कोई भी संदिग्ध गतिविधि में तुरंत यहाँ पे ज्वाइंट सीपी तैनात है, वो तुरंत यहाँ पर आते हैं। अभी अगर बात की जाए सद्भावना चौकी में तो स्पेशल आईपीएस जो भेजे गए हैं अजय पाल शर्मा जी, तो वो भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार पुलिस बल के साथ वो गश्त भी कर रहे हैं। बिल्कुल विशाल, आप बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान प्रकाश शर्मा जी बने हुए। प्रकाश जी, आप ही के पास आएंगे। जो पुलिस कार्रवाई इस वक्त कर रही है, संतुष्ट हैं आप? प्रकाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। मैंने ऐसे सांप्रदायिक तनाव पिछले अनेक वर्षों में देखे हैं। मेरा यह मानना है पुलिस की सहायता इस बार जितनी जल्दी मिली है और जितनी तीव्रता के साथ कार्रवाई कानपुर के पुलिस प्रशासन ने की है, इससे पहले आज तक कभी नहीं हुई। और इसी कारण यह जो योजना पूर्वक षड्यंत्र करके दंगा करने की प्लानिंग कानपुर में थी, उसको सफल किया जा सका है। और आज भी पुलिस सक्रिय है, बड़ी मात्रा में लोगों के नाम आ रहे हैं, जनता भी सहयोग कर रही है और पुलिस ने पकड़ धकड़ भी चालू कर दी है। जी, आपके पास लौटेंगे। एक बहुत खास कॉलर हमारे हैं चंद्र प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, अपनी राय दीजिए। शैलेंद्र जी नमस्ते। नमस्कार सर। शैलेंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कार्रवाई पुलिस द्वारा शासन प्रशासन द्वारा की जा रही है, इस पर मेरे को कोई कमेंट्स नहीं देना, क्योंकि सरकार जो है जो भी कार्रवाई करती है अपने समझ के हिसाब से करती है। परंतु आग में घी कैसे डाला जाता है वो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। समाजवादी पार्टी के एक एमएलसी है मिस्टर बिहारी, उन्होंने सदन में बयान दिया है कि लिंग जो है एक हार्ड मास का टुकड़ा होता है, पत्थर का नहीं होता। इस तरह से हमारे देवी देवताओं का अनादर करना, ये हमारे क्या राजनेताओं को इस बात की रजिस्ट्री बना करके दे दी गई है कि आप जो कुछ चाहो मन में वैसे बोलो। नुपुर शर्मा ने बयान गलत दिया, उसका मैं समर्थन नहीं कर रहा, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। नवीन जिंदल ने कहा, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उन दोनों पर कार्रवाई हो गई। मैं ये पूछना चाहता हूँ इससे अखिलेश यादव जी से कि क्या आप उस मिस्टर बिहारी पे कार्रवाई करेंगे जो एमएलसी है आपकी पार्टी के, इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। और एमएफ हुसैन जाकर के कहा जो है ना, उसने शरण ली थी, हमारे देवी देवताओं के ऊपर गलत टीका टिप्पणी करी थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार अपनी कार्रवाई करती है, शासन प्रशासन अपनी कार्रवाई करता है, परंतु जनता के भावनाओं को भड़काने का काम, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ना करें जिससे हिंदू और मुसलमान के बीच में बजाय प्रेम बढ़ने के खाई पैदा हो। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय देने के लिए। तो बिल्कुल निश्चित रूप से अगर कोई गलती करता है, कोई ऐसा बयान देता है, तो जिम्मेदारी जो है कानून की है, प्रशासन की, वो कार्रवाई करेगा। आपको कानून हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। प्रकाश शर्मा जी के पास ही लौटेंगे। प्रकाश जी, जो अब पुलिस ने जो टीमें बनाई हैं, 4 एसआईटी टीमों का गठन किया गया है, अलग अलग टीम अलग अलग काम कर रही है। आपको क्या लगता है जो 40 लोगों का पोस्टर जारी किया गया है, क्योंकि जो भीड़ हमने वीडियो में देखी वो तो बहुत ज्यादा लोग हैं, तो ये संख्या और बढ़ सकती है? निश्चित रूप से बढ़ेगी। ये तो प्रथम किस्त है। सैकड़ों लोगों की शक्ल पहचान जाए ऐसी सूचना प्रशासन के पास है, लेकिन वो अपनी योजना के अनुसार क्रमबद्ध कार्रवाई करेंगे, वो क्रमबद्ध कार्रवाई करेंगे। इसके खिलाफ एक मामला और चल रहा है। यहाँ जो लोग इस हाथे के सक्रिय रूप से हाथे को बचाने में लगे थे, जो भी लोग अग्रसर थे, उनके बारे में तरह तरह की अफवाहें सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार की दी जा रही हैं ताकि उनमें एक भय का वातावरण पैदा किया जा सके। लेकिन मैं बताना चाहता हूं
ये हाता और ये क्षेत्र इस प्रकार के दंगाइयों का सामना पिछले 40 साल से कर रहा है, कोई भयभीत होने वाला नहीं है। और इस समय तो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चलने वाली एक ऐसी सरकार है जो इन दंगाइयों की ताबूत में कील ठोकने का काम कर रही है। इनकी 7 पुश्तें ध्यान रखेंगे और कभी ये दंगा करने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे। लेकिन प्रकाश शर्मा जी, वजह क्या है कि जब भी कुछ होता है हर बार ये जो हाता है, चंद्रेश्वर हाता, इसी को टारगेट किया जाता है? इसलिए टारगेट किया जाता है कि आसपास के अनेकों बिल्डिंगें कुछ भू माफिया मुस्लिम, उन्होंने शत्रु संपत्ति है वो सब खरीद करके अवैध रूप से 6-6, 8-8 मंजिल की बिल्डिंगें बना ली है। यह हाता बीच में एक ऐसा है जो बहुत बड़ा स्थान है जिसका बाजार मूल्य बहुत ज्यादा है और लोग ये चाहते हैं कि यहाँ के लोग छोड़कर भाग जाएं तो एक लंबी कमाई का अवसर उन्हें मिलेगा, जो वो नई सड़क पर बड़े लंबे समय से करते चले आ रहे हैं, पेचबाग में लंबे समय से करते चले आ रहे हैं। मम्मन लाल का हाथा उन्होंने खरीद लिया, बिस्तु बाबू का हाथा उन्होंने खरीद लिया, यतीम खाने की तरफ ऐसे सारे हिंदुओं की संपत्ति उन्होंने खरीद ली। उनको लगता है अगर चंद्रेश्वर हाथे को भी किसी तरह खाली करा लेते हैं तो एक बहुत बड़ी परिसंपत्ति हमको कमाई के लिए मिल जाएगी। और इसलिए लगातार बार बार यह प्रयास किया जाता है कि इस हाथे से किसी तरह इसमें भय व्याप्त कराया जाए। लेकिन मेरा यह मानना है उनकी ये योजना सफल होने वाली नहीं है। मैं प्रशासन से भी मांग करूंगा कि यतीम खाने से लेकर पेचबाग के अंदर तक जितनी अवैध बिल्डिंग है 6 मंजिल 7 मंजिल बिना नक्शे के खड़ी हो गई है, उनके खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। हाँ, तो उसको लेकर एक अपडेट अभी आ रही, जो ऊंची इमारतें हैं, कहा जा रहा है जहां चंद्रेश्वर हाता है उसके आसपास की जो ऊंची इमारतें हैं उनकी तरफ से पत्थरबाजी हुई है और अब उन पर कार्रवाई की बात सामने आ रही है। तो हम ये माने कि जो ऊंची इमारतें हैं जो अवैध रूप से बनी हैं उनको गिराने का काम किया जाएगा अगर अवैध रूप से बनी है? करना चाहिए, तत्काल करना चाहिए। आखिर ये बन कैसे गई? कानपुर जैसे शहर में जहां का ये क्षेत्र है जहां 3 मंजिल और 4 मंजिल से ऊपर अलाउ नहीं है, वहां 6 मंजिला और 7 मंजिला इमारतें अवैध रूप से बिना नक्शे के कैसे खड़ी हो गई? नहीं तो प्रकाश शर्मा जी, जो आसपास चंद्रेश्वर के आसपास जो ऐसी इमारतें हैं, ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो बिना परमिशन के 5, 6, 7 मंजिल तक बना दी गई, उन पर ही कार्रवाई होगी या फिर सिलसिलेवार तरह से हर जगह कार्रवाई होगी? क्योंकि डीएम ने मामले को संज्ञान में ले लिया है, केटी के अधिकारियों के साथ बैठक भी हो रही है। ये मुझे लगता है प्रशासन कार्रवाई करेगा क्योंकि इन्हीं बिल्डिंगों का सहयोग पत्थरबाजी में और बमबाजी में था। कुछ ऐसे धार्मिक स्थल भी हैं जिनसे पत्थरबाजी की गई है, उनकी भी जाली जानकारी प्रशासन को दी गई है। नहीं, अगर वो बिल्डिंगें अवैध हैं तब तो कार्रवाई होगी। अगर वो अवैध हैं, अगर अवैध बिल्डिंगें तो कार्रवाई, अगर अवैध नहीं तो क्या कार्रवाई होगी? क्या आपको लगता है? नहीं, अवैध नहीं है तो कार्रवाई, अगर पत्थर चलाए तो कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर पत्थर चलाए तो उनको चिन्हित किया जाएगा कौन कौन लोग वहां रहते हैं तो कार्रवाई होगी, कहने का मतलब आप कहिए। तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? विशाल के पास आएंगे, आपके पास लौटेंगे प्रकाश जी। विशाल, अब जो चंद्रेश्वर के आसपास जो बिल्डिंगें हैं, ऊंची इमारतें हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि चंद्रेश्वर हाथे के लोग ही खुद बता रहे हैं कि वहां से पत्थर फेंके जा रहे थे हम लोग के हाथे के ऊपर। अब उन बिल्डिंगों पर कार्रवाई की बात सामने आ रही है, उन बिल्डिंगों को गिराया जाएगा। क्या अपडेट है विशाल इसको लेकर? और जो आसपास की जो ऊंची इमारतों के लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है? विशाल, हम चाहेंगे आप अपना फोन अनम्यूट कर लें। शैलेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही विशाल, अपनी बात आप कह सकते हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, जब घटना के अगले दिन मैं यहाँ सुबह मौजूद था, मैंने चंद्रेश्वर हाथे के जस्ट ऊपर वाले घर के ऊपर मैं जब चढ़ा वहां छत पे, मैंने वहां चश्मदीद तो जिन्होंने अपने फोन से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे, स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन हो जाता तो पूरी घटना उसमें कवर हो जाती है। तब मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि चंद्रेश्वर हाथे से सटे कुछ बड़ी बिल्डिंग्स हैं जिन पर ये लगातार वहां से पत्थरबाजी की जा रही थी और जो लगातार सटी बिल्डिंगें हैं वहां से रात को कुछ भी आपत्तिजनक चीजें यहाँ फेंकी जाती हैं। लगातार वो और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना ली गई है, वहां टावर बना लिए हैं और हर बार ये कुछ ना कुछ होता है कि कभी कुछ फेंक दिया, कभी कुछ फेंक दिया। छुटपुट घटनाएं वहां पर होती रहती हैं और लगातार जिस तरह से जो केडी और नगर निगम के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि उन सारी बिल्डिंगों को चिन्हित किया जाए और उन पर कहीं ना कहीं सख्त कार्रवाई की जाए, उनके नक्शों के बारे में चेक किया जाए, उनकी रजिस्ट्री के बारे में चेक किया जाए, उनके मालिकों तक पता किया जाए कि उस बिल्डिंग में उस दिन क्या हो रहा था और अगर सीसीटीवी फुटेज वहां पर लगे हैं तो उन्हें भी पुलिस अपने पास लेने की बात कह रही है। शैलेंद्र, विशाल, एक टेढ़ी खीर पुलिस के लिए भी, अगर बिल्डिंगें अवैध है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर अवैध नहीं है। लेकिन जो लोग पत्थरबाजी उस दिन कर रहे थे, अब उस बिल्डिंग में कितने लोग रहते हैं,
पुलिस कैसे पहचान कर पाएगी? एक बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा टास्क है पुलिस के लिए। देखिए बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है किसी भी ऐसी बिल्डिंग में पता लगाना, क्योंकि वहां को अगर वो कह दे कि किराएदार है, और किराएदार का जितना मुझे नॉलेज है बहुत कम ही जगह है, सिर्फ इस एरिया की बात नहीं, और भी अन्य एरिया जहां पर किराएदारी पे लोग रह रहे होते हैं, वो उनका पुलिस वेरिफिकेशन ना बराबर होता है। लगातार पुलिस कहती जरूर है कि आप लोग आए, इनका पूरा पुलिस वेरिफिकेशन करा, लेकिन ऐसा होता नहीं। और मुझे पूरा 100% श्योर है, अगर पुलिस वहां जब जाएगी तो वहां ये कहा जाएगा यहाँ किराएदार रहते हैं, ये बिल्डिंग फला चीज पर किराए पर उठी थी, यहाँ कारखाना था, यहाँ कुछ था, तो वहां पर चिन्हित करने में पुलिस सच में टेढ़ी चीज है, क्योंकि इस तरह से नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में 6 माले की बिल्डिंग में कोई परिवार रह रहे हो और 1-2 पोर्शन में परिवार की बात मानी भी जा सकती है, लेकिन लगातार जिस तरह से चारों तरफ जो बिल्डिंगें बनी है ऊंची ऊंची, वहां से पथराव की बात सामने आ रही थी। और धार्मिक स्थलों की, जैसे प्रकाश शर्मा जी का भी आरोप है कि धार्मिक स्थलों से भी पत्थरबाजी की है, तो ये भी सारी चीजें देखनी होगी। वहां पे लगे सीसीटीवी, आसपास के लगे सीसीटीवी जैसे खंगाले जा रहे हैं, तो अभी और भी अपडेट मिलने वाला है। जो 40 लोग के पोस्टर है, वो जैसे अभी ज्वाइंट सीपी से जब हमने बात करी तो उन्होंने भी ये बात कही कि अभी ये पहला पोस्टर है, अभी और भी पोस्टर सोशल मीडिया के तहत हम डालेंगे और उन्हें और रिलीज करेंगे, जो ज्यादा से ज्यादा हमें पब्लिक से और जो क्लू मिल सके और हम जितने भी उपद्रवी हैं इनको गिरफ्तार कर सके। विशाल, जो हयात जफर हाशमी, उसकी बहन की तरफ से कुछ वीडियो भेजे जा रहे हैं, मीडिया को भेजा गया है और भी लोगों को, अपने जानने वालों को भेज रही है, उसको नजरबंद किया हुआ है, उसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए आपको शैलेंद्र बताओ, जब जिस दिन पेशी की बात थी मैं वहां पर मौजूद था, शनिवार का दिन था, मैं उनके घर गया था, सरकारी कंट्रोल पर मैं था, जहां पर उनका पुराना पुश्तैनी घर है, वहां पर मेरे सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया था उनकी बहन ने, और उसके बाद उन्होंने कहा मैंने जितना मीडिया को समय देना था दे दिया, उसके बाद तो लगातार नजरबंद है। और आरोप उन्होंने ये लगाया था कि मेरे भाई को, जो हयात जफर हाशमी, उन्होंने कहा था मेरे भाई को रात में ही पुलिस ले गई है। उनकी वाइफ अलग कहती है कि वो खाना खाने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद खाना खा के सो गए, शाम को निकले, उसका फोन बंद है और वो उनकी, लेकिन जब लोकेशन आती है फोन की तो यतीम खाने के से लेकर परेड चौराहे के बीच उनकी लोकेशन पाई जाती है, जहां से जुलूस उठता है और यहां पर उसकी बड़ी हिंसा को अंजाम देता है। तो समझने वाली बात यह है, उसके बाद सीधे वो यहां से लखनऊ जाता है, पांडे अपार्टमेंट से गिरफ्तार होता है। वहां के भी ऑफिस को बंद कर दिया है, वहां पर भी ताला लगा है, वहां के भी कर्मचारी जा चुके हैं। तो आप समझिए कि चीजें किस तरह से बढ़ी, कहां का आदमी कहां जाने की फिराक में था, उसके साथ 3 लोग और थे। और कल जब कैदियों से हयात जफर हाशमी की पेशी के बाद जब उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, तब उससे जब बातचीत करने की कोशिश की तो आंखी से घूरता नजर आता है। और किसी भी PFI कनेक्शन की अगर बात की जाए, 6 मोबाइल फोन की बात की जाए, हिंसा भड़काने वाले मसले पर बात की जाए, तो किसी बात पर बोलने को इनकार करता है। चले बिल्कुल, प्रकाश शर्मा जी आप ही के पास आएंगे। जो मुख्य आरोपी बनाया गया हयात जफर हाशमी, माफ कीजिए, अब इसको लेकर ये कहा जा रहा है PFI से कनेक्शन है। जब घटना जिस दिन हुई उसके पहले लगातार मीटिंग्स भी कर रहा था, बहुत सारे लोग मीटिंग में पहुंचते थे। क्या आपको लगता है अरेस्टिंग जो है और दिन पर दिन बढ़ती जाएगी? आपका प्रश्न साफ सुनाई नहीं दिया, जरा फिर से प्रश्न कर दें। ठीक है, आपके पास लौटेंगे, ब्रेक का वक्त है मनोज, माफ कीजिए प्रकाश जी, और ब्रेक के बाद भी लगातार हम इसी खबर पर बने रहेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये लो बेटा तुम्हारा नया टीवी। थैंक यू। और अम्मा राम राम। घर में और कौन कौन है? मैं, तेरे दादा, बेटा, बहू, पोती और मोदी जी। माने PM नरेंद्र मोदी रिश्तेदार है अम्मा। देख, मोदी जी ने तेरे दादाजी का ऑपरेशन करवाया, घर में पानी, बिजली, गैस, टॉयलेट सब लगवाया। नहीं समझा? इधर आ। देख बेटा, जो परिवार का होता है उसका घर में नहीं दिल में रहना जरूरी होता है। दुख दर्द क्या होते हैं उनको बहुत निकट से अनुभव किया है, और वही अनुभव है जिसको लेकर के आज एक परिवार के सदस्य के रूप में काम कर रहा है। सही है अम्मा, मोदी जी मेरा परिवार है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे।
ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कानपुर में हुई हिंसा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। अब 40 संदिग्धों के पोस्टर्स जारी किए गए हैं और लोगों से अपील भी की गई है कि अगर आप इनमें से किसी को पहचानते तो आप इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन से कर सकते हैं, आपकी पहचान को गोपनीय रखा जाए। इसके अलावा चंद्रेश्वर हाता जो काफी चर्चाओं में रहा, उसको टारगेट करने की कोशिश की गई है। एक धमकी भरा मैसेज आया कि उस हाथे को उड़ा देंगे। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ प्रकाश शर्मा जी बने हुए हैं, पूर्व राष्ट्रीय संयोजक हैं बजरंग दल के। इसके अलावा विशाल हमारे साथ बने हैं। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, अजय दिल्ली से। अजय, अपनी राय दीजिए। अजय, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है, आप अपनी राय दे सकते हैं। शायद अजय तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। वापस हम विशाल के पास आएंगे। विशाल, जो चंद्रेश्वर हाता है उसको लेकर कहा जा रहा है, जैसे धमकी की बात सामने आई है, उसको उड़ा देंगे। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है अगर चंद्रेश्वर हाते के लोग उस दिन ना होते, वो अगर वहां ना पहुंचते तो ये भीड़ तो बहुत तेजी से अंदर बढ़ रही थी, एक बड़ी घटना हो सकती थी। उसको बचाने का काम उन लोगों ने किया है जो बीच में आए और रोकने का काम किया। ऐसी खबरें हैं विशाल। बिल्कुल, ये हर बार होता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार अगर बात की जाए कि जब भी यहाँ पर पुलिस थोड़ी सी भी पुलिस पर कोई उपद्रवी भारी पड़ता है, चंद्रेश्वर हाते के लोग वहां पर आगे बल देने का उन्हें काम करते हैं। लेकिन इस बार आप समझिए कि दोनों तरफ चंद्रेश्वर हाते को टारगेट बनाया गया, ऐसा यहाँ का लोग कह रहे हैं। क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज है वहां और जो फुटेजेस है उसके आधार पर अगर बात की जाए तो यतीम खाने की तरफ से और पेजबाग के आगे जो रोड है वहां से जहां पर मैं अंदर था, वहां की तरफ से ठेले में रखकर पत्थर आते हैं और वो दोनों गेट को निशाना बनाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर लोग जवाबी कार्रवाई जवाब देते हैं और उसके बाद पुलिस फोर्स आती है और पूरी चीज को अपने अंडर लेती है। लेकिन सबसे बड़ी बात आप समझिए कि ठेले पे पत्थर रख के लाना, सीसीटीवी कैमरे को डैमेज करना, बिल्कुल आप नुपुर शर्मा जो भाजपा नेता है उनकी आप गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, आप उनको सजा देने की मांग कर रहे थे। लेकिन ऐसा कौन सी सीआरपीसी की धारा में ये लिखा है कि आप अपना ऐसा जुलूस निकालें और उसका हिंसा भड़का है। जो सूत्रों का कहना है कि जब पूछताछ होती है हयात से, तो हयात ये कहता है कि जो मेरा मंसूबा था यही था कि वीवीआईपी प्रोटोकॉल है अपनी ताकत को जमाना। जो कल डीआईजी रहे, कानपुर के तत्कालीन डीआईजी रहे थे राजेश राय जी, उन्होंने भी यही बात कही थी कि ये ट्रेंड बन चुका है, क्योंकि ट्रेंड मेकर बनना चाह रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आते हैं तब यहाँ पर शाहीन बाग वाला इंसिडेंट होता है। और आप कल देखिए, जब शुक्रवार को लगभग जिस तरह से राष्ट्रपति यहाँ पर थे, प्रधानमंत्री यहाँ पर थे, राज्यपाल यहाँ पर थे, आधे दर्जन से ज्यादा मंत्री यहाँ पर, तो उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम देना, तो आप समझ सकते हैं कि क्या सोची समझी राजनीति होगी। और सबसे बड़ी बात की जो चीज उन्होंने जाहिर की कि अभी हम प्रदर्शन नहीं करेंगे, उन्होंने दिखावा किया था। क्योंकि अगर प्रदर्शन सच में बंद करना होता तो जिस तरह से जो व्हाट्सएप पे चैट वायरल हो रहे हैं, जो चैट उनकी निकल के आई है, उस पर कह रहे हैं कि थोड़ी देर में वीडियोज आएंगे, तो उसका मतलब साफ है, उसका मकसद साफ है। और क्योंकि जो ग्रुप 141 ग्रुप है, उसमें कई में एडमिन हयात की बहन भी है, उन पर भी पूछताछ, उनके परिवार वालों से पूछताछ हो सकती है, क्योंकि वो उन सारे ग्रुप एडमिन से पूछताछ होगी। क्योंकि किस तरह से आप लोग को वीडियो मंगवाने का क्या मतलब था, कहीं बताना पेशबाग का मार्केट बंद है, रहमानी मार्केट बंद हो चुका है, परेड की विशाल, ऐसा लगता है कि टास्क दिया गया था सभी लोगों को कि आपको ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है, आप कोई मार्केट बंद करानी है, आप कोई मार्केट बंद करानी है, एक पूरा प्लान था। और कह सकते हैं कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया लोगों की तरफ से, कहीं ना कहीं जो फंडिंग की बात सामने आ रही है, आजकल बिना फायदे के कोई आदमी कोई काम नहीं करता है। क्या लगता है विशाल? जी बिल्कुल, मुझे तो लगता है सीएनआरसी में जिस तरह से बड़े मतलब युवाओं का काम पकड़ा गया था, युवाओं को पत्थरबाजी करवाई गई थी, या उनसे हिंसा भड़कवाई गई थी, या उनसे चौकियों में आग लगवाई गई थी। इस बार एक नया ट्रेंड समझ में आया कि छोटे छोटे बच्चों को इन्वॉल्व किया गया, जो मुंह पर आप पोस्टर देख लीजिए, 40 से मुझे लगता है लगभग 25 से 30 लड़के ऐसे होंगे जिनकी उम्र 14 से 18 साल या 16 साल के बीच होगी। क्योंकि जिस तरह से इस बार छोटे बच्चों को टारगेट बनाया गया, बाकायदा मैं जब वहां अंदर पत्थरबाजी पुलिस पर हो रही थी तब मैं वहां मौजूद था, वहां 3 लेयरों में बच्चे खड़े थे, जिन्हें कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी लगातार कमिश्नर भी समझाने का काम कर
रहे थे, लेकिन हाँ वो हाथ जोड़ते थे कमिश्नर के सामने और जैसे ही वो घूमते थे फिर से पत्थरबाजी स्टार्ट हो जाती थी। टीयर गैस छोड़े जाने पर भी वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, सबने अपने मुंह को कवर कर रखा था और लगातार वो पत्थरबाजी करते जा रहे थे और धर्म के नारे लगाते जा रहे थे। बिल्कुल कह सकते विशाल पूरी तैयारी से थे, क्योंकि हमने देखा वीडियो में बहुत सारे लोग नकाब लगाए हुए हैं, कपड़ा बांधे हुए हैं ताकि उनकी पहचान ना हो पाए। तो पूरी तैयारी थी कि अगर हम ऐसा करेंगे तो पहचान में आएंगे, सीसीटीवी फुटेज है या फिर कोई अपना फोन में कैप्चर कर ले तो पहचान छिपाने की भी कोशिश की गई। तो पूरा तैयारी थी कि हम घटना को अंजाम देंगे और पहचान छिपी रहेगी तो हम बच जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए अब ऐसा अगर किसी जो घटना होती है तुरंत कोई चीज हो जाए तो किसी को क्या पता होता क्यों मुंह बांधेगा, कोई क्यों मास्क लगाएगा। चलिए मान लीजिए कि पत्थरबाजी ना हो रही होती, दो पक्ष लड़ ही रहे होते, हाथ पैर से तो क्या मुंह बांधने का इसमें क्या मतलब था? इसका मतलब तुम और बड़ी हिंसा को प्लान करके आए थे। जिस तरह से लगातार मुंह बांधकर मास्क लगाकर आप पत्थरबाजी कर रहे हैं, मुझे याद है ये वो एरियाज है जहां पर कोरोना काल में सही से मास्क नहीं लगाया गया। पुलिस को यहाँ पर डेंजर जोन करना पड़ा था प्रशासन को कि यहाँ के लोग जहाँ कोविड के केसेस इस तरीके से बढ़ रहे थे, वैक्सीन लगवाने में लोगों ने आनाकानी की। लेकिन उसके बाद आप देखिए कल लोगों को शुक्रवार को जो दोपहर में इंसिडेंट होता है वहां पर लोगों के मुंह पे मास्क नजर आते हैं। जो बच्चे होते हैं ठेले पे रखकर कोई क्या प्रदर्शन करता है, ठेले पे हाँ कोई मान सकता हो कोई पुतला होगा, कोई फ्लैक्स छपवाए होंगे, कोई होर्डिंग छपवाए होंगे, लेकिन कंटेनर में पत्थर लाना, तो पेट्रोल लेना रिप्टी पड़ाव से। और उस पेट्रोल पंप की जो अगर इतिहास बताऊं तो लगभग 3 सालों से मैं मतलब जानकारी जो वहां के लोग कहते हैं सालों से पेट्रोल दे रहे हैं बोतल में। और कार्रवाई अब सवाल विशाल इन पेट्रोल पंप्स के जो मालिक हैं इन पर भी उठने चाहिए कि जब खुले में पेट्रोल देना मना है, बहुत इमरजेंसी है अगर किसी को, तो वाजिब अगर कोई है मामला जेन्युइन है तो आप दीजिए। आप खुलेआम पेट्रोल में बोतल में पेट्रोल दे रहे हैं। बिल्कुल, और इस पे एक बार नहीं कई बार पेट्रोलियम विभाग की टीम हो और या फिर जिला प्रशासन हो, कई बार कार्रवाई कर चुका है। लेकिन देखिए एक स्टेटस सिंबल होता है कि बहुत बड़े बड़े लोगों क्या ही पेट्रोल पंप होता है, सिंडिकेट्स होते हैं बड़े बड़े जो कहीं ना कहीं मामले को दबा ले जाते हैं। वही आलम यहाँ पर भी देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि किसी को बहुत नेसेसरी हो और जैसे गैलन में लोग पेट्रोल लेते हैं कि हमें गाड़ी में डालना है कि गाड़ी वहां खड़ी है, अब तो करवा लेते हैं। लेकिन एक तरीका होता है। अब आपको कोई प्लास्टिक की बोतल दिख रही है कि छोटी बोतल है, बड़ी बोतल है, 1 लीटर की बोतल है, उसमें 30 रुपए का तेल ले रहे हैं, 50 रुपए का ले रहे हैं, 100 रुपए का ले रहे हैं, तो आप मना नहीं कर रहे थे, आप तुरंत डाल रहे थे। और वहां बकायदा नोटिस, मैं जब सुबह वहां पहुंचा तो वहां लिखा हुआ था कि यहाँ पेट्रोल बोतल में नहीं मिलता है, उसके बावजूद आप दे रहे हैं। इसका मतलब आपके मन में चोर था। आपके जब सील किया गया तब आप आज भी लोग वहां पर पेट्रोल जो बोतल में लेते आए, देखते हो कैमरा देखकर भागे हैं। तो मैं तो आज वहां पर था, मैंने देखी स्थिति क्या थी कि जो आदमी 2-2 बोतल लेके आ रहा है तो इसका मतलब वहां पर मिलता ही होगा, कोई पेपर पढ़ के तो आएगा कि नहीं चलिए वहां पे हम चलते, वहां बोतल में पेट्रोल मिल जाता है, चले। विशाल, अब लोगों में एक डर का ही माहौल है। जो दोषी हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, पत्थरबाजी की है, फायरिंग की है, बमबाजी की है, अब जो पोस्टर जारी हो रहे हैं तो डर का माहौल बना हुआ है इस समय इलाके में लोगों के बीच। अभी तो 40 लोगों के हैं, ये संख्या लगातार बढ़ेगी भी, जैसा हमने देखा बहुत सारे लोग थे। तो इस वक्त जो इलाकाई लोग हैं, जो दोषी हैं, उनके मन में एक डर का माहौल है और भागने की भी कोशिश होगी, किसी तरह बच निकले इस मामले से। और कुछ लोग तो सोच सिफारिश भी लगवाना शुरू कर चुके होंगे कि किसी तरह पुलिस में सोच सिफारिश लगवाएं और हम बच जाएं। विशाल, देखिए पुलिस बिल्कुल शायद बख्शने के मूड में नहीं है, कोई सिफारिश करने को तैयार भी नहीं है। इस घटना के बाद से कई सफेद पोश लोग जो इस एरिया के हितैषी बताए जाते थे उनके भी फोन आना बंद हो गए हैं, उनके फोन स्विच ऑफ हो चुके हैं, उनका फोन उठ नहीं रहा है, ऐसा लोगों का यहाँ कहना है। और अब डर का माहौल उन लोगों में है कि जो लोग व्यापार चला रहे थे, जिनका व्यापार कम हो गया है। और दूसरी चीज जो आपने कही, डर इसलिए भी है लोगों के अंदर क्योंकि एक पोस्टर जारी हो चुका है, अभी और पोस्टर जारी होने वाले हैं। और लगातार जिन चीजों की अगर बात की जाए कि लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं वो लगातार उनसे भी लोग पुलिस वाले पूछ रहे कि अगर आप किसी को इन फोटो वालों में तो जानते हैं तो आप उन्हें तुरंत पुलिस को बताओ। एक कॉलर जुड़ गए हैं, विशाल आप बने रहिए। संजय हैं ग्वालियर से, संजय अपनी राय दे सकते हैं आप। हेलो जी संजय जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात आप कह सकते हैं। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो पेट्रोल पंप से जो आप बता रहे हैं इसके अंदर की प्लास्टिक की बोतलों में तेल दिया गया है, चलो मैं मानता हूँ एक आध को अपन दे देंगे गलती से, लेकिन इतने सारे लोगों को पेट्रोल पंप पे बोतलों में तेल दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि ये पेट्रोल पंप भी इसमें शामिल है। अगर या मालिक या कोई कर्मचारी इनका इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इस चीज को आपका दिल भी बोल रहा होगा और जो लोग सुन रहे हैं वो भी इस बात के बारे में, एक जने को दें, 2 को दें, 3 को दें, 10 को दे रहे हैं अपन,
इमरजेंसी बता करके, लेकिन सैकड़ों लोगों को पेट्रोल उसके अंदर देना, ये तो एक आश्चर्यजनक बात है। इसमें जरूर कोई ना कोई राज छुपा हुआ है। इसके बारे में पुलिस विभाग थोड़ी सी तहकीकात करेगा तो सही जानकारी हमको मिलेगी। धन्यवाद। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और फिलहाल उसको पेट्रोल पंप को सीज कर दिया गया है और उस पर भी कार्रवाई कर रही है। अगर जानबूझ के इस मंशा से पेट्रोल दिया गया है कि आपको पता है गलत होने वाला है, तो फिर भी आप पेट्रोल बांट रहे हैं। हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ गए हैं, ओपी सागर जी, पूर्व आईपीएस हैं। ओपी सागर जी, स्वागत है चर्चा में आपका। इसके अलावा डॉक्टर सुहेल चौधरी हैं, युवा मुस्लिम परिषद संस्था के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर सुहेल चौधरी, स्वागत है आपका भी। सबसे पहले हम ओपी सागर जी के पास आएंगे। ओपी सागर जी, पुलिस ने त्वरित एक्शन लिया और इस वक्त पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही। 4 एसआईटी टीमें गठित की गई, तो पुलिस प्रशासन के सामने एक चैलेंज भी है कि कोई भी दोषी बख्शा ना जाए, ताकि दोबारा ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में कहीं ना हो। ओपी सागर जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, घटना गंभीर थी और खासतौर से ऐसे मौके पे जब वीआईपी मूवमेंट भी वहाँ था और वहाँ इस तरह की घटनाएं की गई, तो जाहिर सी बात है पुलिस को सक्रिय होना भी चाहिए था, उनको पहले से भी होना चाहिए था। और ये जो पेट्रोल की बात आ रही है, पेट्रोल पंप ने दिया है, वो बोतलों में दिया है, लगता तो नहीं है कि सत्यता हो, लेकिन अब आप कह रहे हैं बाकी जांच में और सामने आ जाएगा। जनरली होता ही है कि वो तो पेट्रोल 10 लीटर 20 लीटर एक साथ ले आया जाता है, फिर इसको कहीं सुरक्षित जगह पे, चाहे घरों में या जहाँ भी उनका अपना अड्डा हो, ठिकाना हो, वहाँ पे उसको उन बोतलों में भर लेते हैं, फिर उसको जहाँ इस्तेमाल करना होता है वहाँ ले जाते हैं छिपा के, और फिर उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बहरहाल जो भी है, ये गंभीर घटना है और इसको पुलिस ने उसी हिसाब से एसआईटी टीम भी गठित कर ली है। 4 टीम सक्रिय हो गई हैं और सब सक्षम है। कानपुर पुलिस, ऐसा नहीं है कि इसमें क्योंकि गंभीर मसला है, इसमें सब लोग बड़े ध्यान से और तत्परता से लग गए हैं और जल्दी ही रिजल्ट आने की संभावना है। ओपी सागर जी, क्या लगता है जो पोस्टर्स जारी किए गए हैं, इसके पहले भी हमने देखा जब सीए का प्रोटेस्ट हुआ था, तब लखनऊ में भी पोस्टर जारी किए गए थे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। तो पहचान कर पाना पोस्टर से एक बड़ा टास्क है पुलिस के लिए कि पोस्टर में जो शख्स दिख रहा है हूबहू वही वो शख्स है जिसको हमने गिरफ्त में लिया है। क्योंकि जो गिरफ्त में लिया जाएगा वो तो साफ कहेगा कि हम मैं हूं ही नहीं, अपनी आइडेंटिटी छिपाएगा। ओपी सागर जी, जब पोस्टर सामने है तो क्या खतरा है? हाँ, फिर तो आइडेंटिटी या मिस आइडेंटिटी की बात ही नहीं है। आइडेंटिटी तो क्लियर है, सामने फोटो है और वो ये इनकार भी नहीं कर सकता। कभी होता नहीं, मिलते जुलते चेहरे होते हैं तो उसमें तो बड़ा मुश्किल होता है कि हाँ ये वो शख्स है या नहीं है। उसका फायदा उठा सकते हैं अगर मिलते तो चेहरे की बात करते हैं, लेकिन ऐसा हर मामले में संभव नहीं है। कुछ ही ऐसे मामले होते हैं जहाँ इस तरह की बात संभव हो सकती है। तो बाकी तो जब इतनी बड़ी जांच टीमें लगी हुई हैं वो सच्चाई का पता निकाल लेगी। अगर 4 लोग पकड़े जाएंगे तो 4 लोग तो बाकी के 4 का भी नाम बता देंगे। एक तरीका प्रोसेस होता है पुलिस का। तो हमारे साथ डॉक्टर सुहेल चौधरी बने हुए हैं। डॉक्टर सुहेल, आप ही के पास आएंगे। अब जो मामला चल रहा है, पीएफआई का कनेक्शन भी सामने आने की बात कही जा रही है, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? कहा जा रहा है सीए के वक्त भी पीएफआई के जो लोग हैं वो मदद कर रहे थे और ये पूरी तरह से प्री प्लान था, जैसा ये नजर आ रहा है। डॉक्टर सुहेल, देखिए मेरे भाई, जो इसका मुख्य आरोपी जिनको बताया जा रहा है हाजीफर हाशमी, उन्होंने जो है 4-5-6 दिन पहले से ही जो है क्या नाम है पोस्ट डालनी अपनी स्टार्ट कर दी गई थी। उन्होंने पोस्ट डाल के एफबी पर सोशल मीडिया के माध्यम से जो है इस प्रोटेस्ट के बारे में अवगत कराया था और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उनको भी कहीं ना कहीं इसकी खबर रही होगी। और सीधे तौर पर मैं कहूँ तो ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी और जो लोकल बॉडी है एलआईयू वगैरह की उसका फेलियर है। क्योंकि समय रहते अगर हम उनको जो है क्या नाम है घर पर अरेस्ट कर लेते या हाउस अरेस्टिंग उनको कर लेते, या समय रहते हम जो है क्या नाम है कुछ इस तरीके की जो है तैयारी हम लोग करके रखते। शासन प्रशासन वहाँ पे पुलिस प्रशासन ऑलरेडी पहले से वहाँ पे मौजूद रहता है। जैसे नवाजी वहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए गए हुए थे, पहले से ही मुस्तैद रहते। क्योंकि जुम्मे का दिन जो होता है वैसे भी आप देखते हैं, क्योंकि जुम्मे में क्या होता है ना कि जो
समझ लीजिए सबसे निचले स्तर का जो मुसलमान होता है ना, वो भी कोशिश करता है कि मैं मस्जिद में जाऊं और जाके नमाज पढ़ूं। वैसे भी जो है आप देखते हैं कि खाली ये दंगे की बात नहीं है, आपके पास लौटेंगे। डॉक्टर सुहेल हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैदर अली जुड़ गए हैं लखनऊ से। हैदर अली जी, कैसे देखते हैं उस पूरे मामले को? कानून अपने हाथ में लिया है जिन लोगों ने, अब उन पर कार्रवाई तेज हो गई है। जी देखिए, एक भावनात्मक मुद्दे को बेवजह इस देश का माहौल बिगाड़ने के लिए नुपुर शर्मा जी द्वारा दिए गए स्टेटमेंट से उसका असर हुआ। जब भावनाएं चोट दिल पर लगती है तो मुंह से आवाज आती है। उन्हीं भावनाओं में बहकर कुछ लोगों ने देश के कानून के साथ खिलवाड़ किया, और हम किसी भी कीमत पर किसी को भी कानून से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देना चाहते, और ये होना भी नहीं चाहिए। उन्हें शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात रखना चाहिए थी, और जो भाइयों, जिन दो हिंदू भाइयों से जो दंगा हुआ उससे उन्हें परहेज करना चाहिए था, और हिंदू भाइयों को भी थोड़ा सा उनकी भावनाओं को समझना चाहिए था। मुश्किल ये है कि सिर्फ आज देश में धर्म की राजनीति हो रही है। एक शेर के माध्यम से अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी बात को पूरा करना चाहता हूँ कि कोई राम कहता है, कोई रहमान कहता है, आग न लगाओ मजहब के नाम पर, हमारी खून की धाराओं में हिंदुस्तान बहता है। तो अब हमें कोई हिंदू की बात कर रहा है, कोई मुसलमान की बात कर रहा है। आपको रोकेंगे। इसी बीच सीधे अपने दर्शकों को राजस्थान ले चलेंगे, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो हैं गुजरात, माफ कीजिए, गुजरात के मेहसाणा पहुंचे हुए हैं और रोड शो कर रहे हैं इस वक्त वो गुजरात के मेहसाणा में। दिल्ली के मुख्यमंत्री इस वक्त रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मेहसाणा से। गुजरात के मेहसाणा की तस्वीरें हैं जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात के मेहसाणा पहुंचे, रोड शो कर रहे थे। वापस अपने कार्यक्रम में हम आएंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। ओपी सागर जी के पास आएंगे, ओपी सागर जी के पास आएंगे। उससे पहले हम डॉक्टर सुहेल चौधरी के पास आएंगे। डॉक्टर सुहेल, तमाम मुस्लिम संगठनों की तरफ से भी ये बात कही जा रही है इस घटना के बाद कि कहीं ना कहीं पीएफआई जो है उसकी संलिप्तता है लोगों के बीच, और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो फंडिंग है वो की जाती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या आपको लगता है वाकई पीएफआई ऐसा कर रहा है? अगर सीए की बात करें, सीए के अलावा जो ये मामला कानपुर का हुआ, इसकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए मेरे भाई, मेरे अनुसार जो है दंगे जो होते हैं वो हमेशा प्रायोजित होते हैं, दंगे होते नहीं है मेरे भाई, दंगे कराए जाते हैं। और हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात आप कह सकते हैं। जी मेरे भाई, मेरे अनुसार दंगे होते नहीं है, दंगे हमेशा कराए जाते हैं, और दंगे कराने के लिए नफरत फैलाना जरूरी होता है मेरे भाई। और ये जो कानपुर का जो दंगा था, ये आप भी समझ लीजिए नफरती चिंटुओं द्वारा नफरत फैलाकर जो है क्या नाम है भारत का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आगामी 2024 चुनाव की नजदीक है। ये उसी का मेरे भाई एक प्रोपेगेंडा के तहत जो है क्या नाम है 2024 की तैयारी हो रही है। अगर ऐसा कुछ है कि पीएफआई वगैरह यहाँ पे फंडिंग वगैरह करिए, मेरे भाई मैं तो सीधा सीधा चाहता हूँ, मेरा अपना मानना है कि क्या नाम है इसकी सीबीआई जांच करा दी जाए स्पष्ट तौर पर, और जो भी इसका दोषी हो
ठीक है, उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके, ताकि इस तरीके की जो घटना है आगामी भविष्य में फिर दोबारा से जो है क्या नाम है ना दोहराई जा सके। लेकिन लोगों को भी सोचना होगा, अगर मान लेते कुछ लोग हैं इसमें शामिल, कुछ लोग नहीं चाहते शांति व्यवस्था रहे, लेकिन बाकी लोगों को इकट्ठा करना, हम इस वीडियो में देख रहे हैं 14 साल 15 साल 16 साल के बच्चे हैं, उनको इकट्ठा कर लेना, तो उनके जो पेरेंट्स हैं, वो जो बच्चे हैं, उनको समझाना होगा ना उनके पेरेंट्स को, उन लोगों को, कि आप किसी की बातों में ना आए। आपके पास लौटेंगे बलवीर वल्ली हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं। बलवीर जी, बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो मायावती हैं लगातार ट्वीट भी कर रही हैं, वो पुलिस प्रशासन का फेलियर बता रही हैं। अब तो पुलिस प्रशासन सख्त है, सतर्क है, और जिस दिन ये घटना की गई उस दिन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति का दौरा था, उसको देखते हुए प्री प्लान ये काम किया गया है। इस बात को भी संज्ञान में रखना चाहिए मायावती जी को। आदरणीय है, देखिए आदरणीय बहन जी ने जिस तरीके से ट्वीट करके ये कहा है कि फेलियर है, आपने अगर एक फुटेज देखी होगी उस पूरे प्रकरण की, तो हमारे पुलिस प्रशासन के जो हमारे लोग थे सामने खड़े थे, सामने ही पुलिस जो है दंगाइयों की भीड़ खड़ी थी, उनके हाथों में पत्थर थे और पुलिस को किस तरीके से वो धमका रहे थे, और पुलिस का फेलियर वो साबित, वो दंगाई दिखा रहे थे कि हाँ पुलिस फेलियर है, और वो कुछ नहीं 10 से 15-20 मीटर की दूरी पर सामने ही दंगाइयों की बहुत बड़ी भीड़ थी, और सामने ही हमारे पुलिस प्रशासन के लोग थे, और वो छोटे छोटे बच्चे पुलिस प्रशासन के लोगों को मुंह चढ़ाकर और हाथों में पत्थर लेकर किस तरीके से पता था कि आज पुलिस फोर्स कम है और आज ही का दिन माकूल है, जुमे की नमाज भी थी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति भी थे, तो प्लान भी था। इस बात का जिक्र भी मायावती जी को करना चाहिए। शुक्रिया आपका। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं राजस्थान से, शायद उन तक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है। वापस हम विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल लगातार उस घटना स्थल पर मौजूद हैं जहां पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ है। विशाल, आप ही के पास आएंगे। अभी तक तो अब तो पोस्टर की बात आ गई है, पोस्टर जारी कर दिया गया है और भी पोस्टर्स जारी किए जाएंगे। अब बुलडोजर का भी डर लोगों को सताने लगा होगा। जो जो जिम्मेदार हैं, जो दोषी हैं, क्या बुलडोजर की भी कार्रवाई बहुत जल्द होने वाली है? तो ये माने प्रशासन इस घटना के बाद बहुत सख्त है, वो नहीं चाहेगा दोबारा इस तरह के मामले सामने आए। एक कड़ा उदाहरण पेश करने की कोशिश में, नजीर पेश करने की कोशिश में है, ताकि दोबारा ऐसी घटना करने से पहले आप 1000 बार सोचें। विशाल, बिल्कुल। अब मैं घटनास्थल पर ही मौजूद हूँ। ये टीम खाने की ओर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। डीसीपी राहुल मिठास के नेतृत्व में फ्लैग मार्च कल भी आरएएफ की टीम और आरएएफ की टीम के बीच हो रहा था, और अभी भी देखिए यहाँ पर लगातार फ्लैग मार्च शुरू होने वाला है। राहुल मिठास जो डीसीपी जी हैं, उनके नेतृत्व में ये हो रहा है। सर, फिर से फ्लैग मार्च किया जा रहा है, और जो अभी पोस्टर लगाए गए हैं 40 लोगों के, और अभी पोस्टर लगना है। अपडेट आ रहा है, अपडेट चाहिए। फ्लैग इसलिए किया जा रहा है कि जनता में बात के लिए हम संदेश दे सकते हैं कि जहाँ हम लोग हर तरह से लोगों ने वीडियोज और फुटेज देखी, जिसके कारण हम लोगों ने। सर, पोस्टर लगने के बाद कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है? हाँ, वो प्रयास जारी। तो बिल्कुल देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए डीसीपी राहुल मिठास के नेतृत्व में ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा एक बार दिखाते। देखिए, आरएएफ की टीम यहाँ पर तैनात है, उसके पीछे आरएएफ की एक टोली वहां पर तैनात है, और लगातार कल भी पूरे जो रोड फ्लैग मार्च किया गया था, और ये लगातार अभी भी फ्लैग मार्च की जो ये टाइमिंग है लगभग 6:30 बजने वाला है। कल भी इसी समय यहाँ पर फ्लैग मार्च किया गया था, और ये पूरा एरिया कवर करते हैं जाते हैं। यहाँ से यतीम खाने से लेकर अगर बात की जाए पर सद्भावना चौकी से लेके यतीम खाने से रिजवी रोड, तेज बाग वाले जितना भी एरिया है वहां बिल्कुल जहां ये घटना हुई है उसके पास जो सटे इलाके हैं, सब जगह फ्लैग मार्च किया जा रहा है। पुलिस की कोशिश है दोबारा ऐसा ना हो, और जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। विशाल, आप बने रहिए। कॉलर जुड़ गए हैं आजाद भोपाल से। आजाद, अपनी राय दीजिए। जी, हेलो आजाद, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात आप कह सकते हैं। जी, मैं ये कह रहा हूँ सर, क्या ताली एक हाथ से बज सकती है? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, ताली एक हाथ से बज सकती है।
ठीक है, आपका शुक्रिया अपनी बात कहने के लिए। सुनिए तो ताली एक आंख से। एक और कॉलर जुड़ गए हैं, संजय हमारे साथ ग्वालियर से। संजय, अपनी बात आप कह सकते हैं। देखिए सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही बोला गया, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि पुलिस फेल है। अरे पुलिस को यस बॉन्ड थोड़ा ना है जो एकदम से एक पुलिस वाला 1000 आदमी को कंट्रोल कर लेगा। पुलिस को फेलियर कहना गलत है। ये तो यहाँ के लोगों को, जो वहाँ के आसपास के लोग जो हैं, उन लोगों ने मिलकर प्लानिंग के साथ पुलिस को फेलियर करने की पूरी। शुक्रिया आपकी राय देने के लिए। विशाल हमारे साथ बने हुए हैं, विशाल के साथ पुलिस अधिकारी मौके पर हैं। विशाल, हम चाहेंगे आप उनसे बात करें, अब उनसे पूछें कि अब जो संदिग्ध लोग हैं उनकी पहचान करना है, उनके घरों के भीतर जाना है, और घरों के भीतर जाना कितनी बड़ी चुनौती पुलिस के लिए। देखिए, ये पोस्टर हम लोगों ने जो यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में जो घटना थी उसमें सीसीटीवी फुटेजेस हैं उसमें से निकाले हैं। उसमें कई फोटोज रिपीट भी है, बट उसके एंगल्स अलग अलग हैं। उसका मोटिव यही है लोगों को आइडेंटिफाई करें। उसमें कुछ लोग आइडेंटिफाई हो भी गए हैं और हम उनको ट्रेस करा रहे हैं, गिरफ्तारी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारा लगातार जो क्षेत्र में है भ्रमणशील रह के पैदल गश्त की जा रही है, आरएएफ की टीम, हमारी पीएससी की टीम, सिविल पुलिस की टीम है, उसका मैसेज देना यही है कि शांति और जो सारी चीजें नॉर्मल हो रही हैं और नॉर्मल हो भी गई हैं, तो उसको हम लोग और एक बार सुदृढ़ कर सके, तो हम लोग सारे सीनियर अधिकारी इसमें आते पैदल गश्त करेंगे। सर, अगर बात की जाए तो जिस तरह से कुछ लोग कल ये कह रहे थे, जिला अस्पताल में जब उनका मेडिकल होने जाता है शनिवार को, तो वो कहते हैं कि हमें फुटेज नहीं दिखाया गया, लेकिन आज एसपी साहब ने ये कहा कि फुटेज सबको दिखाया जा रहा है। इसके बाद भी कई लोग ये सवाल उठा रहे कि हमें फुटेज दिखाने को, मेरे लोगों को उठाने चाहिए। देखिए, सीपी सर के भी आदेश है, जो फुटेज है, जो लोग हैं जो निर्दोष है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन जिनका कहीं ना कहीं से लिंक निकल के आ रहा है इस पूरी घटनाक्रम में, उन्हीं को हम लोग अरेस्ट कर रहे हैं और उन्हीं को ट्रेस भी कर रहे हैं। सर, अभी क्या और पोस्टर्स जारी होंगे? देखिए, और भी सीसीटीवी फुटेज मिले हैं हमें, अभी और हम लोग पोस्टर बनवा रहे हैं और भी पोस्टर जारी किए जाएंगे। सर, सीडीआर जो लोगों के यहाँ सीसीटीवी लगे थे उनका कुछ कहीं कहीं डाटा फॉर्मेट कर दिया गया है, ऐसी भी कुछ खबरें हैं? कुछ ऐसे एक दो जगह पे ऐसा मिला भी है हमें, तो हम लोग उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। बाकी ज्यादातर लोग हमें दे रहे हैं फुटेज, जो घर भी हैं, चाहे सरकारी संस्थान है हमारे मिलकर, बट अगर किसी ने जानबूझ के उसको गायब के आगे पीछे का तो कार्रवाई भी की। थैंक यू सर। तो हमारे साथ एसीपी प्रमोद कुमार जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो सब पे कार्रवाई करेंगे, और जो लोग कह रहे थे कि फुटेज नहीं दिखा रही है, एसीपी का भी ये कहना है कि लगातार सबको फुटेज दिखाए जा रहे हैं और भी और पोस्टर छपेंगे, और जिस तरह से जो लोगों ने बिल्कुल फुटेज डिलीट किए थे उन पर भी कार्रवाई होगी। पुलिस की पूरी कोशिश है कि कोई भी बख्शा ना जाए, जो भी इस घटना के पीछे, चाहे वो साजिश करता हो, चाहे वो इस घटना में मौजूद रहा हो, किसी को भी बख्शने के मूड में फिलहाल पुलिस नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, आपका हमारे साथ जुड़ा रहने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ ओपी सागर जी थे, आपका भी शुक्रिया। प्रकाश शर्मा जी, आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर सुहेल, आपका भी शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे कानपुर की घटना को लेकर, जहां पोस्टर जारी कर दिए गए हैं, 40 लोगों के पोस्टर जारी किए गए हैं और ये संख्या आगे भी बढ़ सकती है। और इसी बीच आपको सीधे ले चलेंगे गुजरात के मेहसाणा, जहां अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं, आपको सुना देते। भारतीय जनता पार्टी की एक ही दवाई है, आम आदमी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को ठीक करने की एक ही दवाई है, आम आदमी पार्टी। ये बीजेपी वाले केवल आम आदमी पार्टी से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। और गुजरात के जो असली मुख्यमंत्री हैं सीआर पाटिल साहब, ईशुदान जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सीआर पाटिल नहीं है, भूपेंद्र पटेल है। असली मुख्यमंत्री तो सीआर पाटिल है, सरकार तो सीआर पाटिल चलाते हैं, भूपेंद्र भाई पटेल तो नाम के मुख्यमंत्री। सीआर पाटिल की हिम्मत नहीं है कि वो मेरा नाम ले दे अपने मुंह से। अभी थोड़े दिन पहले मैं उनका भाषण सुन रहा था यूट्यूब पे वो भाषण दे रहे थे, बोले दिल्ली से एक आदमी आता है, वो महा ठग है। अरे पाटिल साहब, सीधे सीधे बोलो ना, केजरीवाल महा ठग है। मेरा नाम लेने में शर्माते क्यों हो? मेरा नाम लेने से डरते क्यों हो? कहते दिल्ली से एक आदमी आता है, वो महा ठग है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं लोगों के बच्चों के स्कूल बनवाता हूँ, मैं आपके लिए अस्पताल बनवाता हूँ, मैं आपकी बिजली मुफ्त करता हूँ, मैं आपकी बिजली 24 घंटे करता हूँ।
क्या केजरीवाल महाठग है? क्या केजरीवाल महाठग है? कौन महाठग है? सीआर पाटिल महाठग है कि नहीं है? क्या सीआर पाटिल महाठग है? मेरे को पक्का यकीन है वो भी टीवी देख रहे होंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि गुजरात की जनता किसको महाठग मानती है। उनका हिम्मत नहीं है सीआर पाटिल की। मैं आज चैलेंज करता हूं सीआर पाटिल साहब, हिम्मत है तो कल अपने मुंह से मेरा नाम लेके दिखा देना। ये लोग मीडिया को धमकी देते हैं, चैनल वालों को धमकी देते हैं, आम आदमी पार्टी वालों को डिबेट में नहीं बुलाना, शाम को धमकी देते हैं, आम आदमी पार्टी वालों को नहीं बुलाना। डर लगता है क्या आम आदमी पार्टी वालों को? कांपते हैं ये, इनकी पैंट गीली होती है आम आदमी पार्टी से। एक दिन डिबेट चल रहा था, एक टीवी चैनल पे डिबेट चल रहा था, उसी टाइम ऊपर से फोन आया, ये जो आम आदमी पार्टी वाला बैठा है इसको हटाओ। कितना डर लगता है इनको आम आदमी पार्टी वालों से। मैं इनको कहना चाहता हूं, ये मीडिया वालों को मत धमकाओ यार, ये अच्छे लोग हैं बेचारे, ये अपना धंधा कर रहे हैं, इनको धमकाने से क्या फायदा है। मैं इनको कहना चाहता हूं, पाटिल साहब हिम्मत है तो केजरीवाल को धमका कर दिखाओ, हिम्मत है तो आम आदमी पार्टी को धमका के दिखाओ। दोस्तों, ये हमसे क्यों डरते हैं? ये हमसे क्यों डरते हैं? ये आम आदमी पार्टी से क्यों डरते हैं? आम आदमी पार्टी कट्टर देशभक्त पार्टी है। और इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। पोस्टर्स जारी होने के बाद 3 लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने, 3 लोगों की पहचान हो गई, माफ कीजिए 3 दंगाइयों की पहचान हो गई है पोस्टर्स लगने के बाद। बड़ी खबर इस वक्त आपको कानपुर से बता रहे हैं। तो 3 लोगों की पहचान हो गई है, जो 40 लोगों का पोस्टर जारी किया गया है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन ने फोन नंबर भी जारी किया है कि अगर जो भी इनमें किसी को जानते हैं तो आप उसकी जानकारी इस नंबर पर दे सकते हैं। आपकी जो पहचान है उसे गुप्त रखा जाएगा, गोपनीय रखा जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा और आपकी पहचान को कोई खतरा नहीं है। तो के न्यूज़ भी आप दर्शकों से अपील करता है कि जो भी इन पोस्टर में लोग हैं, अगर आप उन्हें पहचानते हैं तो आप उस फोन नंबर पर कॉल करके जानकारी दे सकते हैं। और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ सुनील गुप्ता जुड़ गए हैं कानपुर से। सुनील जी, कैसे देखते हैं जो पोस्टर जारी किया गया है, 3 लोगों की पहचान हो गई है, तो ये माने कि बहुत जल्द जो भी हैं वो गिरफ्त में होंगे पुलिस के? देखिए, जिस तरीके से जो दंगाई थे वो जो सीसीटीवी फुटेज में खुल करके उनके जो सामने आ रहे थे चेहरे, तो पुलिस की एक यही मंशा थी जो पुलिस के अधिकारियों की, इनके पोस्टर जारी करा जाए, क्योंकि वो तो ज्यादातर क्योंकि ये घनी आबादी का इलाका है, तो वहाँ पर लोग अपने अपने घरों में उन्होंने अपने छुपा के रख लिए थे। और खास करके ये जो चेहरे पर इसमें दिखाई पड़ रहे हैं वो ज्यादातर सब 18 से 19 साल के या 20 साल के लड़के हैं। तो जाहिर सी बात है, जिनको माँ बाप को इनकी जानकारी हो गई, उन्होंने अपने बच्चों को घर से निकलना बंद करा दिया था। तो ऐसे में इनकी पहचान कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन जब ये पोस्टर जारी कराए गए हैं तो उसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि किसी भी सूरत में जिन्होंने ये यहाँ पर बवाल किया, जिन्होंने इतना बड़ा पथराव किया, तो चाहे कोई भी हो, उसकी शिनाख्त होना बहुत जरूरी था। तो इसीलिए ये पोस्टर जारी करवाएगा और पोस्टर लगने के सिर्फ 1 घंटे के भीतर अब तक जो पुलिस जो उन्होंने नंबर जारी किया है वहाँ के 94 54 40 37 15 जो एक मोबाइल नंबर जारी किया, उस नंबर पर लोगों ने फोन कर करके जानकारी देना शुरू कर दिया कि एक नंबर पे ये लड़का है, उसकी ये पहचान है, फला फला मकान नंबर है, इस जगह पर रहता है। और दूसरे और तीसरे नंबर, फिलहाल अभी 3 नंबरों को लेकर के लोगों को थाने पे फोन आ चुके हैं। उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि इनके एड्रेस मिल गए हैं, इनके माता पिता का नाम मिल गया है और देर रात तक इनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है। फिलहाल जो टीमें हैं वो लगा दी गई हैं, इनके बस इनकी गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है। तो ये कहना ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अभी 3 की शिनाख्त हुई है, तो ऐसे में 40 ये जो चेहरे सामने आए हैं, इनकी भी शिनाख्त होने में कुछ देर नहीं लगेगी। लेकिन बस यही है कि वो जो लोग उसमें इन पोस्टरों को देख ले रही हैं, तो सीधी बात उनकी शिनाख्त करना कुछ देर में उनकी भी शिनाख्त हो जाएगी। फिलहाल बहुत जल्द पुलिस की कोशिश है जो भी लोग हैं
उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, और जिसको लेकर अब जैसा जानकारी आ रही 3 लोगों की पहचान हो गई है। अब बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, आप हमसे जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की। तो 3 लोगों की पहचान हो गई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त कानपुर से बता रहे हैं। कानपुर हिंसा के जो दोषी हैं 40 लोगों की जो तस्वीर पोस्टर जारी किए हैं प्रशासन ने, उनमें 3 की पहचान हो गई। और फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।